Hey guys, I welcome you all to GSN Law। मिस्टर प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। इस वीडियो में हम क्रिमिनल डिफेमेशन और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें बोली इस पूरे डिसीजन में उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रोफेशनल कंडक्ट से जुड़ा हुआ है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं केस के कुछ डिटेल्स को। ये केस सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो कॉग्निजेंस था। सो मोटो मतलब खुद से ही कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और इसका डिसीजन 14 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने दिया था। इसके पहले हमने इसी पॉइंट पे एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिटेल में पढ़ा था अलोंग विद द प्रोविजंस। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखें। अब देखिए, फैक्ट्स में कुछ जानने वाला नहीं है क्योंकि यही वो दोनों ट्वीट्स हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई गई। अब देखिए, जो प्रशांत भूषण जी की लॉबी है उसमें काफी सारे हिस्टोरियंस भी हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये हिस्टोरियंस को बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि इन्होंने फ्यूचर हिस्टोरियंस की ऑब्जर्वेशंस अभी से बता दी और कहा कि जब इतिहासकार पिछले 6 साल का इतिहास लिखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कैसे बिना इमरजेंसी डिक्लेयर किए डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल लास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। अच्छा, हमको देख लेना चाहिए कि लास्ट 4 CJIs कौन थे। फर्स्टली JS केहर, इनके बाद आए जस्टिस दीपक मिश्रा, इनको सक्सीड किया जस्टिस रंजन गोगोई ने और अभी जो CJI हैं जस्टिस SA बोबड़े। अब इन्होंने इन 4 CJIs के ऊपर आरोप लगाया है तो जरा सा इनका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। पहले नंबर पे जस्टिस JS केहर, ये वही CJI हैं जिन्होंने NJAC वाले मामले को डिसाइड किया था। NJAC मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाना चाहती थी कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए। मतलब NJAC एक कमीशन होता जो कि जजेस का अपॉइंटमेंट करता एट वेरियस लेवल्स और इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि NJAC के थ्रू जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार का दखल हो जाएगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगेगा। क्या ये जजमेंट देकर इन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को खत्म किया है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिर हैं जस्टिस दीपक मिश्रा, जिनका आए दिन कन्फ्रंटेशन हुआ करता था अटॉर्नी जनरल के साथ क्योंकि कई ऐसे केसेस थे जहां पर गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि CJI दखल दें और 1-2 बार काफी अगली माहौल हो गया था। फिर आते हैं जस्टिस रंजन गोगोई। अब जो जस्टिस दीपक मिश्रा के समय पे 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की थी उसमें जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। उस समय पर इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जो करंट CJI हैं अपने जस्टिस SA बोबड़े, ये वही हैं जिन्होंने आधार कार्ड वाले केस में कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो गवर्नमेंट उसको वेलफेयर स्कीम्स से बाहर नहीं रख सकती और ना ही उसको सब्सिडी देने से मना कर सकती है, जबकि सरकार आधार कार्ड को लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करना चाहती थी फॉर ऑल पर्पसेस। तो अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि ये लास्ट 4 CJIs क्या हमारी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे थे? फिर अगले ट्वीट में इन्होंने प्रेजेंट CJI के ऊपर आरोप लगाया कि वो 50 लाख की बाइक चलाते हैं बिना मास्क के, बिना हेलमेट के, और दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया है जिससे कि आम आदमी को उसके मूल अधिकार नहीं मिल पा रहे। अब जो फोटो वायरल हुई थी उसके ऊपर भी एनालिसिस हमने किया था इस केस के पिछले वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो में हम कोई भी प्रोविजन या केस लॉ नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता देते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मानहानि और अवमानना में क्या डिफरेंस है, मतलब क्रिमिनल डिफेमेशन और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या चीजें अलग हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, खास करके क्रिमिनल कंटेम्प्ट, वो सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में दिया गया है, जबकि डिफेमेशन सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है। फिर बात आती है कि इन दोनों चीजों का एम या फिर पर्पस क्या है। अब देखिए, जो क्रिमिनल डिफेमेशन है या फिर मानहानि है, ये किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को बचाने के लिए होता है यदि उसकी इमेज को खराब करने के लिए मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ गलत आरोप लगाए जाएं। अब सवाल बनता है कि किसी की रेपुटेशन को बचाने की क्या जरूरत है? तो देखिए, राइट टू लिव विद डिग्निटी
यानी कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में आता है। और कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। और यदि आप किसी के सम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस चल सकता है। अब जो कंटेम्प्ट लॉ है या फिर अवमानना है, ये कोर्ट्स के सम्मान को या फिर हम कहें डिग्निटी को बचाने के लिए है। तो यदि आप पब्लिक डोमेन में न्यायालय के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, जो कि इस केस में हुई थी। इसके बाद देखिए, जो क्रिमिनल डिफेमेशन है ये विक्टिम के द्वारा या फिर हम कहें जिस व्यक्ति की मानहानि हुई है उसके द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है, सिंपली बाय फाइलिंग एन FIR, जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कोर्ट के द्वारा सो मोटो इनिशिएट की जा सकती हैं। अच्छा देखिए, इन दोनों कानूनों के खिलाफ जो हमारे तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं वो स्लैप लिटिगेशन शब्द को इस्तेमाल करने लगे हैं, और ये इन्होंने USA से इंपोर्ट किया है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कोई कॉन्सेप्ट इंपोर्ट कर लेंगे और अपने भारत पे लागू करेंगे तो इन लोगों को बड़ा सम्मान मिलेगा। खैर, कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है। स्लैप का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, और ये डेनवर यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स के द्वारा कॉइन किया गया था। अब स्लैप सूट का मेन पर्पस है किसी व्यक्ति की आवाज को दबा देना, उसके ऊपर लीगल कॉस्ट का बर्डन डाल के। इस चीज का फायदा बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और कंपनीज उठाती हैं, जहां पर यदि उनके खिलाफ कोई बोलता है या सच्चाई उजागर करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया जाता है। अब आते हैं हम इस केस के डिसीजन पे। सबसे पहले तो कंटेम्प्ट या फिर डिफेमेशन के केस में आपका सबसे बड़ा डिफेंस फैक्चुअल करेक्टनेस है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट्स किए थे वो डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड थे, और इसलिए ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आगे कोर्ट ने ये कहा कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसे बयानबाजी पे जुडिशरी को बहुत ही स्ट्रांगली डील करना चाहिए। अब देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो वो लोग आपस में यही कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, और इसी चीज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज लास्ट हो, यानी कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति की आखिरी उम्मीद होती है, और इसीलिए कोर्ट का ये दायित्व है कि वो जुडिशरी को ऐसे मैलिशियस अटैक्स से बचाए। आगे कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी बयानबाजी से जो एक आम लिटिगेंट है उसका कॉन्फिडेंस कम होता है न्यायालय के ऊपर से, और यही नहीं, जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करप्शन के आरोप लगाते हैं तो देश भर में जितने भी जजेस हैं उनका विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से उठ जाता है, और अगर ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया तो पूरे देश भर में जितने भी न्यायालय हैं उनको लगेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती तो वो हमको क्या प्रोटेक्ट करेगी ऐसे मैलिशियस अटैक्स से। और देखिए, ऐसी चीजों से जो ग्राउंड लेवल की कोर्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है। अब आगे कोर्ट ने मैग्नानिमस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ है किसी को माफ कर देना, स्पेशली उस व्यक्ति को जो आपसे कम पावरफुल है। तो कोर्ट ने ये कहा कि न्यायालय की ये ड्यूटी है कि वो फॉरगिविंग हो और लोगों को माफ कर दे, लेकिन कोर्ट की फॉरगिवनेस को इतना नहीं स्ट्रेच करना चाहिए जहां पर कोर्ट के एटीट्यूड को उसकी वीकनेस मान लिया जाए और लोग न्याय व्यवस्था की नींव पर ही अटैक करने लगे। क्योंकि अगर जुडिशरी पे इस तरीके के अटैक होते हैं तो अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी जो डेमोक्रेसी है उसको कमजोर करते हैं। और देखिए, मार्क्सिज्म को हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर मैं उस बात को फिर से दोहरा दूं कि देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक मार्क्सवादी राष्ट्र बनाना होता है, और मार्क्सवादी राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप एक मार्क्सवादी क्रांति लाना होता है। और मार्क्सवादी क्रांति तभी आएगी किसी देश में जब लोगों का विश्वास प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट से या फिर प्रेजेंट व्यवस्था से उठ जाएगा। और ये चीज बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से भारत में करी जाती है। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि प्रशांत भूषण जी एक मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि सरकार हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे देश के लोगों को अफीम बेच रही है। और ये बात सभी को पता है कि कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन काल के दौरान ये कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस।
अब हम देखते हैं कि ट्वीट्स के विषय में पर्टिकुलरली क्या कहा गया। अब जो पहला ट्वीट था वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। पहला कि पिछले 6 साल में भारत की डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। दूसरा पार्ट था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिस्ट्रक्शन में बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। और थर्ड पार्ट में लास्ट 4 चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस चीज को अलाउ किया है। इस पे कोर्ट ने ये कहा कि जो पहला पार्ट है ट्वीट का कि डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, इसकी ट्रुथफुलनेस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोर्ट है, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। बाकी के जो दोनों पार्ट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी और अथॉरिटी को अंडरमाइन करते हैं और रूल ऑफ लॉ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि ये ट्वीट एक अटेम्प्ट था भारत की डेमोक्रेसी को डीस्टेबलाइज करने का और ऐसी चीजों को आयरन हैंड के साथ डील किया जाना चाहिए। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कोर्ट की डिग्निटी और अथॉरिटी को क्षति पहुंचाना, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस ट्वीट में ये कन्वे करने की कोशिश की गई थी कि पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट ने देश की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और इस पूरे ट्वीट से प्रशांत भूषण जी पब्लिक को क्या कन्वे करना चाह रहे थे ये बहुत ही क्लियर है, और इसमें ये इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते कि इनकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया या फिर ये क्रिटिसिज्म का पार्ट है। और जब प्रशांत भूषण जी ने ये पॉइंट उठाया कि उनके ट्वीट्स बोनाफाइड क्रिटिसिज्म थे किसी पर्टिकुलर जज के, तो कोर्ट ने उसके जवाब में कहा कि जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है वो किसी पर्टिकुलर जज के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट एज अ होल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है। मतलब आप अगर चाहें तो किसी जज को इंक्लूडिंग सीजेआई क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने जो लास्ट 4 सीजेआईज वाली बात लिखी, इससे पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था ही कटघरे में खड़ी हो गई। अब दूसरे ट्वीट में 2 पार्ट्स हैं। पहला ये कि सीजेआई किसी बीजेपी की नेता की 50 लाख की बाइक चलाते हैं बिना मास्क या हेलमेट के, और सेकंड पार्ट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन हो रखा है और लोगों को उनकी फंडामेंटल राइट्स डिनाई की जा रही हैं। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो ट्वीट का पहला पार्ट था वो क्रिटिसिज्म माना जा सकता है अगेंस्ट सीजेआई एज एन इंडिविजुअल, ना कि सीजेआई के इंस्टीट्यूशन का, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप पूरे ट्वीट को पढ़ते हैं तो एक आम आदमी को संदेश ये गया कि सीजेआई एक बीजेपी लीडर की 50 लाख की बाइक चलाते हैं बिना मास्क या हेलमेट के, जो कि आज के समय में पूरे देश पे लागू है, और उसी समय पर लोगों को उनके मूल अधिकारों से दूर रखा जा रहा है क्योंकि मूल अधिकार में एक्सेस टू जस्टिस भी एक एलिमेंट है। आगे कोर्ट ने कहा कि जिस समय की ये फोटो है और जिस समय का ये पूरा मामला है उस समय सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशंस चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद वेकेशन बेंचेस काम कर रही थीं। मतलब कोर्ट में यदि वेकेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि सारा काम बंद हो जाता है, बल्कि कुछ बेंचेस या फिर हम कहें जजेस रहते हैं कोर्ट में जो कि केसेस को डिसाइड करते हैं। और जो सेकंड ट्वीट में स्टेटमेंट दिया गया ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, और ये चीज मिस्टर प्रशांत भूषण खुद भी जानते हैं। बल्कि सबको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से फिजिकल हियरिंग कोर्ट्स में नहीं हो रही हैं, क्योंकि यदि फिजिकल हियरिंग्स होंगी तो कोर्ट में भीड़ बढ़ेगी और कोविड-19 इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा चांसेस होंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी जानकारी दी कि जैसे ही फिजिकल हियरिंग सस्पेंड हुई थी उसके कुछ ही समय बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुडिशियल फंक्शंस स्टार्ट कर दिए गए थे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च से लेकर 4 अगस्त तक का डेटा दिया और ये बताया कि टोटल 879 सिटिंग्स हुई हैं कोर्ट की, जिसके दौरान 12,748 केसेस सुने गए हैं और साथ ही साथ 686 रिट पिटीशंस फाइल हुई हैं अंडर आर्टिकल 32। अब देखिए आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है और ये बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। तो ये जो आरोप प्रशांत भूषण जी ने लगाया था कि लोगों को उनके मूल अधिकारों से दूर रखा जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। आखिरी में कोर्ट ने इनके स्टेटमेंट्स को बोनाफाइड क्रिटिसिज्म मानने से मना कर दिया और ये कहा
कि इन्होंने ये दोनों ही स्टेटमेंट्स डेलिबरेटली दिए थे, अफवाहें फैलाने के पर्पस से और मैलिशियस इंटेंट से। जबकि मिस्टर प्रशांत भूषण इस पूरे समय के दौरान ना ही सिर्फ एक लॉयर की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, बल्कि एक लिटिगेंट के तौर पे भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की काफी सारी फैसिलिटीज को अवेल किया है। कुल मिला के प्रशांत भूषण जी जनता को बेवकूफ बनाना चाहते थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इनको क्या सजा दी जाए, इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।